ब्याही माँ। सुनकर आप थोड़ा सा हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। यानी कि शादी नहीं हुई है, उसके बावजूद महिला माँ बनी है और महिला का एक 13 वर्षीय बच्चा भी है। इस समय तू हमको लेके गया था तो मैं उस समय तो समाइन थी क्या? मैं यादव थी या ठकुराइन थी क्या? हम छोटे कास्ट लोग बने हैं क्या बड़ों लोग को खाली बिस्तर करने के लिए? क्या क्या मैं टाइम पास थी तेरे लिए या तूने मेरी ऐसे हाल कर दिया कि आज मैं एक बेटे लेकर के हमारा इस समाज में जीना मुश्किल कर दिया है तूने। लेकिन आज मैं जनता जनार्दन से कहती हूँ, उस कमीना से कहती हूँ कि तूने पहले हमको मजबूर किया था, लेकिन आज मैं तुझे मजबूर कर रही हूँ। हमको कहा था कि तू जात की चमाए, तेरे छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है। तो आज मैं सर यही कहना चाहती हूँ राजेश यादव से और उसके पिता मोहन यादव से और पप्पू यादव से कि उसके घर में एक बेटी है 21 साल की राजेश यादव की। आज मैं नीच हूँ, मेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है, तो तेरा छुआ हुआ पानी अब कौन पिएगा? क्योंकि तू तो चमाइन को रखा है ना, एक चमाइन का एक बेटा भी पैदा हो गया है, तो तेरे बेटी से अब कौन ब्याह करेगा? बाबा साहब तो इतने छोटे कास्ट के थे, लेकिन पूरे भारत को आजाद करवाए और उन्हीं की आज़ादी में आज उन्हीं की बेटी की, आज उन्हीं के दलित परिवार के साथ ऐसे बड़े लोग खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? आज राजेश यादव को जब इतना सब कुछ करके छोड़ दिया तो तब मैं चमाई नहीं थी, तब मैं उनके लिए यादव थी, ठकुराइन थी। आज 13 साल का बच्चा हो गया, जब हक देने की बारी आ गई तो हम चमार हो गए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। और बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के चंद्रवक थाना अंतर्गत हिसामपुर गांव में है। और हिसामपुर गांव से आज हम आप लोगों को एक हैरान कर देने वाली खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। खबर कुछ ऐसी है कि बिन ब्याही माँ। सुनकर आप थोड़ा सा हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। यानी कि शादी नहीं हुई है, उसके बावजूद महिला माँ बनी है और महिला का एक 13 वर्षीय बच्चा भी है। आज कुछ ऐसा ही मामला है। हमारे साथ एक पीड़िता है जो कि बिरहा गायक हैं और इनके द्वारा अभी जो जानकारी दी जाएगी उसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि दरअसल इनके साथ ऐसा सब कुछ कैसे हुआ और इतनी कम उम्र में जो इन्होंने यातनाएं झेली हैं और जिसका दंश आज तक ये झेल रही हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर क्यों एक लड़की को मां बनाकर और अपने बेटे को जन्म देकर उसको कलंक के रूप में समाज में छोड़ दिया गया और जिससे दूर दूर तक अपना किनारा जो है हटा लिया गया, दूर दूर तक अपना साया हटा लिया गया। आज वह पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भटक रही है और कोई नहीं है उसकी सुध लेने वाला। यहाँ तक कि शासन प्रशासन की चौखट में भी उसने कई बार अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन वहाँ से भी उसको निराशा हाथ लगती है। और ऐसे में सुनने में जरूर अटपटा लगेगा कि बिन ब्याही माँ, यानी कि मांग में सिंदूर नहीं है और आज तक उसने अग्नि के साथ फेरे तक नहीं लिए, यहाँ तक कि ना गंधर्व विवाह रचाया, लेकिन उसके बावजूद वह माँ बनी और आज उसका 13 वर्ष का एक लड़का उसके साथ है, लेकिन बाप का पता नहीं है। बाप कौन है ये रहस्य का विषय है। अभी वह पीड़िता हमारे साथ है, वही बताएंगे कि दरअसल उनके साथ यह कहानी कैसे शुरू हुई और कब से शुरू हुई और आज उनके साथ क्या हो रहा है। तो आइए देर नहीं करते, सबसे पहले तो उस पीड़िता से आप लोगों का परिचय कराते हैं, इसके बाद एक एक करके पूरा का पूरा बयान उनके मुखार बिंदुओं के द्वारा आप लोगों के समक्ष साझा करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं कि आपका परिचय क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं। हमारा नाम कुसुम राज है, मेरा जौनपुर जिला पड़ता है, चंदवक मेरा थाना पड़ता है और मेरा जो है कि कोतवाली किराकत पड़ती है और हमारा तहसील किराकत भी पड़ता है और हमारा जो है कि न्यायालय जौनपुर पड़ता है और मैं ही जौनपुर जिले की खास निवासी हूँ। बिरहा गायक भी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बिरहा तो 2005 से गा रही हूँ। बिरहा जगत में आपने सन 2005 से कदम रखा? जी। चलिए ठीक है। तो जो हमने कहा अभी आपने सुना होगा कि बिन ब्याही माँ, आपको बुरा लगा? जी बिल्कुल बुरा तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी हमारे साथ हादसा हुआ है, ऐसा हमारे साथ घिनौना कर्म किया गया है कि बुरा तो लगेगा सर, लेकिन क्या करें, बुराइयाँ तो सुनते सुनते कलेजा बहुत कठोर हो चुका है। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पश्चाताप है। क्योंकि पश्चाताप तब होता है सर कि जब इंसान अगर अपने से गलती करता है तब होता है। चलिए ठीक है, हम सिलसिलेवार उस बात पर आएंगे और सिलसिलेवार उसका पर्दाफाश करेंगे और आप हमें बताएंगी कि दरअसल ये जो कलंक आप पर लगा है बिन ब्याही माँ का, इसकी शुरुआत वो कौन सा सन था जब से होती है? उसकी शुरुआत 2009 से होती है। 2009 से जी। यानी कि जो ये कलंक लगा आप पर बिन ब्याही माँ का, तो ये 2009 से 2009 का वो कौन सा दौर था जब आपके साथ ऐसा होता है? वो कौन सा व्यक्ति है जो आपके संपर्क में आता है? 2009 में वो व्यक्ति वही है राजेश यादव। कहाँ का रहने वाला है राजेश यादव? राजेश यादव जिला उसका बनारस पड़ता है और थाना उसका चोलापुर पड़ता है। ग्राम रामपुर, पोस्ट मदनावीर और कैथौर का रहने वाला है। वहाँ का वो निवासी है, बिरहा गाता है। और उसी शख्स से राजेश यादव गायक से हमारी मुलाकात 2009 में बिरहा गाते समय होती है और 2 ही कार्यक्रम में हमसे उससे मुलाकात होती है। और तीसरी मुलाकात राजेश यादव गायक से हमारी घर पे मुलाकात होती है। हमारे घर पे आकर के वही राजेश यादव गायक ने हमारे माता पिता के सामने कहा कि चाचा, कुसुम आपकी बेटी बहुत सुंदर बिरहा गाती है, कुसुम की आवाज़ बहुत सुंदर है और हम चाह रहे हैं कि हम और कुसुम एक साथ में मिल कर के बिरहा गाएंगे। समाज में और मार्केट में हम लोग का गाना जाएगा, हम लोग का कैसेट जाएगी तो हम लोग का रुतबा बढ़ जाएगा, हम लोग और ऊंचे पद पे जाएंगे और हम लोग को चाहने वाले मिलेंगे। हमारे माता पिता गरीब थे, उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हमारे 2 भाई हैं, वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे में माता पिता गरीब की वजह से हमको भी उतना पढ़ा लिखा नहीं सके। अपने माता पिता की मजबूरियाँ देख करके मैं 2005 में ही और जो है कि यही गाना बजाना सीख करके मैं अपने माता पिता का परिवार का खर्चा चला रही थी। 2005 का दौर आपका पढ़ाई का था या फिर आपने डायरेक्टली बिरहा जगत में कदम रखा? नहीं सर, उस समय तो पढ़ाई का दौर था, लेकिन मजबूरियाँ, लोग कहते हैं कि गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि आदमी बहुत कुछ करने पे मजबूर हो जाता है। तो मैं 2005 से कार्यक्रम करने लगी और 2005 से कार्यक्रम करते करते जब 2009 में राजेश से मुलाकात होती है तो ये वो राजेश यादव एक कार्यक्रम का बहाना करके, कार्यक्रम का झांसा दे करके हमारे माता पिता से बोला कि हम कुसुम को अपने साथ ले जा रहे हैं और गाना गवाएंगे। तो हमारे माता पिता ने बोला कि भैया आप हमारे बेटी को लेके जा रहे हैं तो हमारा पास है, पड़ोस है, घर है, गांव है, सारे लोग यही कहेंगे कि बेटी को बिरहा गवा रहा है तो अकेले छोड़ दिया। तो हमारे पिता भी बोले राजेश यादव से कि हम भी आपके पास चलेंगे, लेकिन राजेश यादव गायक बोला कि चाचा जी हम समाज में घूम रहे हैं, समाज में टहल रहे हैं, दुनिया को नसीहत दे रहे हैं, क्या हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि हम आपके बेटी को लेके जा रहे हैं तो कोई गलत करेंगे? हमारे माता पिता ने एक विश्वास पे, लोग कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है और विश्वास पे दुनिया टिकी है। हमारे माता पिता ने एक विश्वास पे राजेश के साथ छोड़ दिया। और क्या पता था हमारे माता पिता को और क्या हमें पता था कि जिस विश्वास पे हम जा रहे हैं वो हमारा विश्वास इतना भयानक होगा और इतना। रोइए नहीं। सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि आज इनके आंखों से छलकते आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि जो इन पर कलंक लगा है बिन ब्याही माँ का, उसका दंश ये किस तरह से झेल रही हैं। प्रत्येक जो पत्नी होती है उसके अरमान होते हैं कि उसका सिंदूर अमर रहे, लेकिन आज ये एक ऐसी माँ है, एक ऐसी पत्नी है जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है लेकिन बच्चा है। तो बताइए, आज समाज इनको ताना मार रहा है और कई तरह से लोग इनको परेशान कर रहे हैं, लोग बाग कई तरह की बातें बोल रहे हैं, तो इस पीड़िता पर क्या बीत रही होगी? तो रोना तो लाजमी है, लेकिन मैं बहन को सांत्वना देना चाहूँगा कि आप रोए नहीं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए और जनता पर भरोसा रखिए, वो आपको न्याय दिलाएगी, क्योंकि जनता भगवान का रूप होती है। और आज वही दर्शक मुझे भी भगवान के रूप में मिले हैं कि मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। अगर ये मेरे दर्शक भगवान के रूप में मुझे ना मिले होते तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं आपके सामने आ पाता, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे दुलार करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं कि मैं जितनी भी खबरों से रूबरू करवाता हूँ उनको वो सच्ची
खबरें मैं उनको दिखाने का काम करता हूं। तो आप ये बताएं कि वो जिस दौर में आपकी राजेश यादव की मुलाकात होती है या फिर जिस दौर में आप राजेश यादव के संपर्क में आती हैं, उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? उसमें मेरी 14 साल की उम्र थी। 14 साल की थी आप? जी। चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वही राजेश यादव ने बहाना बना करके लेके चल गया अपने साथ। लेके गया, और जिस जगह राजेश यादव हमको लेके गया, बनारस कैंट पे लेके गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो मैं उनसे पूछी कि भैया आप तो हमारे घर पे तो कार्यक्रम का बहाना किए, लेकिन यहाँ पर आप हमको इस जगह लेकर के आए हो, तो यहाँ ना पार्टी वाले हैं ना यहाँ पे कोई साज-बाज है, तो कैसे रिकॉर्डिंग होगा? तो राजेश यादव ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और बोला कि हम जिस कार्यक्रम में तुम्हें पहली बार देखे, उसी कार्यक्रम में हम आप तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गए। आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर गाती हो। कुसुम जी, हम चाह रहे हैं कि हम तुमसे शादी करके अपनी पत्नी बना करके हम लोग साथ में गाएंगे, तो हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैंने इतनी बात सुन कर के अवाक हो गई। हम बोले कि नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। राजेश बोला क्यों नहीं कर सकती हो, क्या कमियां है हमारे अंदर? मैं बोली कि नहीं भैया, देखिए आप ऊंचे कास्ट के हो, हम कहाँ एक गैर कास्ट के हैं, हमारी जात छोटी है, हम जात के हरजन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो भी हमारी 14 साल की उम्र है और आप कहाँ 28-30 साल के उम्र है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करोगे तो ये समाज, ये बिरहा जगत लोग सवाल खड़ा कर देंगे कि एक कलाकार होकर के ऐसा कर दिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजेश नहीं माने। फिर भी मैंने बोली कि नहीं भैया, हमको छोड़ दीजिए, घर पे हमारे माता पिता इंतज़ार करते होंगे। लेकिन राजेश हमको नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। उसी दिन से हमको धमकियां देने लगा, हमको मारने पीटने लगे। रोती हुई मैं उनकी पाँव पकड़ के रोने लगे कि भैया हमको छोड़ दीजिए। वही ये बात उसी दिन की है? मैं उसी दिन बोले कि भैया हमको छोड़ दीजिए, हमारे माँ बाप हमारी राह निहारते होंगे। लेकिन वो हमको नहीं छोड़े। और उसी दिन से राजेश यादव ने, जैसे लोग कहते हैं कि कोई इंसान जैसे मांस को नोच के खाता है, उस पल को अगर मैं याद करती हूँ तो सर मुझे आंखों से सिर्फ आंसू आते हैं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप अपनी बात रखिए, धैर्य रखिए, न्याय मिलेगा आपको, आप धैर्य रखिए। तो क्या जिस दिन वो कैंट में लेकर आपको रुका, तो क्या उसी दिन उसने जबरदस्ती आपके साथ संबंध बनाया? जी बिल्कुल, बोला कि शादी करूँगा। लेकिन शादी की बात तो छोड़िए सर, वो दरिंदा हमारे साथ इतना घिनौनी हरकत करने लगा। और 2009 से लेकर के 2011 तक हमको बंदी बना करके उसी रूम में मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मैं मजबूर थी कि आखिर मैं अपनी आवाज़ किसको सुनाऊँ, किससे गुहार लगाऊँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। उसी बीच में मैं 2011 में गर्भवती हो गई, बिन शादी के। फिर भी मैं उनसे बोली कि राजेश जी, आपको जो करना था आप कर ही चुके। रोइए नहीं, रोइए नहीं, धैर्य रखिए, आप बताएं। अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, कम से कम मुझे एक पत्नी का दर्जा दे दीजिए। वही राजेश यादव ने हमको लात से मार के बोला कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर तुम माँ बनने वाली हो तो ये बच्चा गिरवा दो, ये वारसन करवा दो। लेकिन मैं बोली कि नहीं। मैं उसी दिन ठान ली कि भले मेरी शादी नहीं, मेरी मांग में सिंदूर नहीं लगा, लेकिन चाहे जिस तरह तो हमको मार भी दोगे, हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मैं अपने औलाद को जन्म दे करके रहूँगी। शायद यही मेरा औलाद मेरा साथ देगा। मैं इसी उम्मीद में मैंने अपने बेटे को, लोग कहते कि तेरा बेटा नाजायज, इसका बाप कौन है, मैं अपने बेटों को लेकर के किसी तरह मैं उससे छुप करके कैसे तरह मैं उसका पीछा छोड़ करके मैं अपने माँ बाप की शरण में आई। लोग कहते हैं कि बेटा भले कपूत हो जाए लेकिन माता पिता कभी नहीं होते। हमारे माता पिता जिस हाल में हमको देखे, अपने छाती से लगा करके हमारे माता पिता रोने लगे। अच्छा, आपको माता पिता ने एक्सेप्ट किया? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए हमें कि जिस समय पहली बार आपके साथ वारदात हुई थी, जब पहली बार उसने आपके साथ संबंध बनाया था, तो वो आपकी सहमति से या फिर उसने जबरदस्ती ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, हमारी सहमति नहीं थी। जबरदस्ती? जी। तब आपने घर में नहीं बताया था माता पिता से? क्योंकि जब कोई हमसे संपर्क ही नहीं था, हमारी मोबाइल नहीं थी, वो 24 घंटा हमारे पास रहता था, तो मैं अपने माँ बाप से कैसे कांटेक्ट कर। तो वो आपके पास ही, अपने पास ही रखता था तब? जी बिल्कुल। घर नहीं आने दिया? नहीं, घर नहीं आने दिया। उसके बाद ऐसे करते करते जब हफ्ता बीत गया तो हमारे माँ बाप मजबूर हो गए
सब लोग हमारी राह निहारते निहारते थक गए। तो उसके बाद राजेश यादव के खिलाफ हमारे माता पिता गए चंदवा थाने पे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। कब कार्रवाई किए थे? ये 2009 में। अच्छा। 2009 में करीब जब वो हमको लेके गया, एक हफ्ता बाद जब हम घर नहीं लौटे एक हफ्ता, तब हमारे माता पिता ने जो है कि चंदवा थाने पे गए, उसके नाम पे कंप्लेन कराई। वो पकड़ के पुलिस उसके घर भी गई। उसके घर गई, जब उसके घर वाले ने बोले तो राजेश खुद हमारे पास ही बैठा था। और जब घर वाले बोले कि तुम कहाँ हो, तो अपने घर वालों से झूठ बोला कि हम एक कार्यक्रम में हैं। उसके घर वाले ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस घर पे आई है। फिर राजेश यादव ने हमको उसी जगह छोड़ करके, ताला बंद करके बोला कि ठीक है तुम जाना मत, हम आएंगे। उसके बाद मैं बोली कि हमको भी घर लेके चलो, लेकिन हमको घर नहीं है। इसे हमको लग रहा था उस समय कि वो हमको कोई नशा वशा की गोली खिलाया है। उसके बाद में फिर हमारे माता पिता गए थाने पे उसके नाम पे कंप्लेन कराने के लिए, लेकिन यहाँ के चंदवा थाना अध्यक्ष जी हमारे माता पिता को धिक्कार के भगा दिए। कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब 2011 में मैं भाग करके वहाँ से आई, मैं सारी सच्चाई अपने माता पिता को बताई। फिर मैं अपने माता पिता को ले करके मैं चंदवा थाने पे गई, सारी सच्चाई बताई। लेकिन वहाँ पे थाना अध्यक्ष जी, दरोगा जी यही बोले कि सारे लोग मज़ा ले लेती हैं, सारी लड़कियाँ जब कोई मामला फंसता है तो पुलिस के पास चली जाती है। मैं सारी सच्चाई बताई, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उस समय भी लोग हमको थाने से भगा दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं 2011 लास्ट महीने में मैं अपने एक बेटा को जन्म दी, और जन्म दे करके ठीक 15 दिन बाद फिर मैं राजेश यादव के घर गई। अच्छा, घर गई थी आप? जी बिल्कुल, मैं घर गई बच्चे को लेकर के। जब वहाँ गई तो वहाँ के एक नज़ारा देख करके मैं, तो जब आप घर गई अपने बच्चे को लेकर राजेश यादव के, तो क्या देखा आपने वहाँ पे? देख करके जब मैंने देखा कि राजेश यादव तो शादीशुदा है, उसके पास भी 2 बच्चे थे, एक बेटियां थी, उसकी पत्नी थी। सारे लोग उसके, खुद वही राजेश यादव ने कहा कि ना जाने कौन लड़की हम नहीं पहचानते हैं। उसके माता पिता खुद हमको धक्का देने लगे, मारने पीटने लगे। राजेश यादव का बाप मोहन यादव बोला कि ना जाने किसका नाजायज औलाद लेकर के टहल रही है और हमारे बेटे पे आरोप लगा रही है कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे हरकत किया। लोग हमको मार पीट करके वहाँ से भगा दिए। फिर मैं रोते बिलखते आई अपने माता पिता के पास। उसके बाद कुछ ही घंटे होते हैं, फिर राजेश यादव का पिता मोहन यादव, उसका भाई पप्पू यादव और राजेश खुद साथ, उसकी पत्नी भी हमारे घर पे लोग चढ़ कर के आए और हमारे माता पिता से बोले कि अपने बेटी को समझा दो, ना जाने किसकी औलाद लेकर के टहल रही है, हमारे बेटे का नाम दे रही है, हम लोग का नाम खराब कर रही है। यहाँ पे लोग धमकियाँ आकर के देते हैं कि अपने बेटी को समझा लो, ना तो जान से मार देंगे, तुम लोग को भी जान से मार देंगे, तुम लोग की औकात क्या है कि हमारे बेटों पर आरोप लगा रही हो, घर को फूंक देंगे या भी कर देंगे। उसके बाद से सर मैं 2011 से लेकर 2021 तक मैं कहाँ तक नहीं भटकी, मैं कहाँ तक नहीं गई। एक नहीं हजारों बार चंदवा थाने पे गई, लेकिन लोग मेरा कोई भी सुनवाई नहीं, आज तक सुनवाई नहीं हुई। आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। यानी कि आप प्रशासन का चौखट आप खटखटाती रही, लेकिन जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लोग सवाल करते हैं कि कुसुम जी इतना दिन तक चुप क्यों बैठी थी? आज 14 साल के बाद तुम मीडिया पे आ रही हो, अपनी बात बता रही हो, तो इतना दिन तक तुम कहाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब मैं हर जगह से हार गई, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते तब मैं मीडिया वालों भैया का सहारा ले कि हो सकता है कि इन्हीं लोग हमको न्याय दिला सकते हैं। आज मेरा 13 साल का बच्चा के तो छोड़िए, लोग हमको पास पड़ोस वाले, घर गांव वाले क्या क्या बोलते। वही राजेश यादव आज हमको फ़ोन करके धमकियाँ देता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम जात की चमाइन हो, तुमको जो करना है वो कर लो, कुछ नहीं, ऐसा बोलता है। तो आपने कहा नहीं कि उस समय आपको नहीं पता था कि हम चमाइन, हमारे साथ ऐसा न कीजिए? बिल्कुल मैंने बोली, हम बोली, फोन पे गाली दे करके बोली, कह रहे कुत्ता साले कमीना, जिस समय तू हमको लेके गया था तो मैं उस समय तो चमाइन थी क्या? मैं यादव थी या ठकुराइन थी? क्या हम छोटे कास्ट लोग बने हैं क्या बड़ों लोग को खाली बिस्तर करने के लिए? क्या मैं टाइम पास थी तेरे लिए, या तूने मेरी ऐसे हाल कर दिया?
कि आज मैं एक बेटे लेकर के हमारा इस समाज में जीना मुश्किल कर दिया है तूने। लेकिन आज मैं जनता जनार्दन से कहती हूँ, उस कमीना से कहती हूँ कि तूने पहले हमको मजबूर किया था, लेकिन आज मैं तुझे मजबूर कर रही हूँ। आज मैं तुझे मजबूर कर दूंगी राजेश यादव जीने पे, क्योंकि आज ये मेरा बेटा तैयार हो गया है। लोग हमको कहते हैं कि तुम झूठा आरोप लगा रही हो राजेश यादव को और पैसा ऐंठने के लिए, और कमेंट भी लोग करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ये मेरा 13 साल का बेटा है। अगर मैं गलत हूँ तो राजेश यादव सही है, तो वो भी आकर के मीडिया वाले के सामने क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों दुम दबा करके बैठा है? अगर सच है वो आदमी तो वो भी आकर के अपनी बयां बताए ना कि नहीं कुसुम जी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। और मैं आरोप लगा रही हूँ तो पूरे दावे के साथ लगा रही हूँ कि हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत है। वो हमको जहाँ जहाँ लेकर के गया है और हमारे पास सारा सबूत है। पूरी बिरहा जगत, पूरी दुनिया जानती है कि राजेश यादव गाय कोई हरिजन कास्ट की कुसुम राज की गायिका को रखा था। तो किन लोगों को झूठ बनाएगा? आज तो मैं पूरे दावे से कह रही हूँ कि राजेश यादव जितना हमको रुलाना था तूने रुला लिया, लेकिन अब हमारी बारी आ गई है तुझे रुलाने की। क्यों मुंह चुरा के बैठा है? आज मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। आज मैं इस तरह दर दर की मजबूर होकर के मैं रो रही हूँ, अपने न्याय की भीख मांग रही हूँ। तो आज तूने हमको कहा था कि तू जात की चमाए, तेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है। तो आज मैं सर यही कहना चाहती हूँ राजेश यादव से और उसका पिता मोहन यादव से और पप्पू यादव से कि उसके घर में एक बेटी है 21 साल की राजेश यादव की। आज मैं नीच हूँ, मेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है, तो तेरा छुआ हुआ पानी अब कौन पिएगा? क्योंकि तू तो चमाइन को रखा है ना, एक चमाइन का एक बेटा भी पैदा हो गया है, तो तेरे बेटी से अब कौन ब्याह करेगा? बिल्कुल बिल्कुल कौन करेगा? हम तो नीच जातियाँ के हैं, हमारा कोई पानी छुआ हुआ पिएता नहीं है। तो मैं जनता जनार्दन से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भी एक छोटे कास्ट के थे जो कि पूरे भारत को आज़ाद कराए संविधान बना करके। तो बाबा साहब भी छोटे कास्ट के थे ना, जो कि पूरे भारत को आज़ाद करवाए, आज़ादी दिलाए। तो क्या उसमें खाली हरिजन ही कास्ट के थे? उसमें यादव नहीं थे, उसमें ठाकुर नहीं थी, और कोई बिरादरी नहीं थी? लोग आज कहते हैं कि अरे छोटी कास्ट की नीच जाति की है, तो बाबा साहब ने भी तो छोटे कास्ट के थे। मैं जनता से अनुरोध करती हूँ और मैं सवाल उनको जो है कि कहना अपने मुखारबिन से हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि बाबा साहब तो इतने छोटे कास्ट के थे, लेकिन पूरे भारत को आज़ाद करवाएं। और उन्हीं की आज़ादी में आज उन्हीं की बेटी की, आज उन्हीं की दलित परिवार के साथ ऐसे बड़े लोग खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? आज राजेश यादव को जब इतना सब कुछ करके छोड़ दिया तो तब मैं चमाई नहीं थी, तब मैं उनके लिए यादव थी, ठकुराइन थी। आज 13 साल का बच्चा हो गया, जब हक देने की बारी आ गई तो हम चमार हो गए, हम चमाइन हो गए, छोटे कास्ट के हो गए। तो मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि राजेश यादव अब मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। जहाँ तक हमको जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगी, लेकिन मैं अपना अधिकार, मैं अपना जो है कि हक ले करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं यही कारण तो नहीं था कि जिससे शासन प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है कि आप छोटी जाति से हैं? जी बिल्कुल, हमको तो यही लगता है, यही लगता है कि लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक नहीं सुनवाई करेंगे? जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी तब तक मैं न्यायालय पे जो है कि कोर्ट में, चंदवक थाने पर, मैं हर जगह दौड़ती रहूंगी। कोई ना कोई तो मेरा मसीहा बन करके आएगा, कोई तो मेरी ही आवाज़ को सुनेगा। आज मैं उस पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि क्या हमारी वीडियो वो लोग नहीं देखते होंगे? बिल्कुल देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं लोग। अभी हमारे मोबाइल पे परसों जो है कि फ़ोन आया था कि बोल रहे थे कि हम जो है कि केराकत से सीईओ बोल रहे हैं, तो क्या तुम कुसुम राज बोल रही हो? मैं बोली कि हाँ सर। पूछे कि क्या मैटर है? मैं सारी सच्चाई को बताई तो वो बोले कि ठीक है, चंदवक थाने पर तुम्हारी मुकदमा नहीं लिखी जा रही है तो तुम केराकत आओ, तुम्हारी मुकदमा लिखी जाएगी। जब मैं आज जो है कि केराकत सीईओ के पास मैं जब पहुँची तो बोले कि वहाँ भी आज सीईओ साहब नहीं बैठेंगे, सीईओ साहब बुधवार को बैठेंगे। यानी कि फर्जी तरीके से फर्जी तरीके से हमको कॉल आया। और जब मैं कोतवाली से जस्ट बाहर गेट पे आई तो फिर वही नंबर से फ़ोन आया। मैं जनता जनार्दन को वो नंबर बताना चाहती हूँ जिस नंबर से हमको फ़ोन आया था जी। देख लीजिए, यही नंबर है
7394 इसी नंबर से फिर हमको फ़ोन आया कि कुसुम जी क्या आप कराकत में मौजूद हो क्या? मैं बोली कि हाँ मैं मौजूद हूँ। सर आप तो उस दिन बोले थे लेकिन आज तो अब यहाँ पे जब पूछ रही हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि सीओ साहब तो परसों बुधवार को आएंगे। तो वो बोले फिर हमको बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो कि जहाँ सीओ साहब बैठे हैं उसके बगल वाले रूम में आओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको जो है रास्ते से हटाने की कोई साजिश रही हो? बिल्कुल हो सकती है सर। आज तो मैं कर रही हूँ कि सीओ साहब के नाम पे फ़ोन आ रहा है, सीओ साहब को नाम को बदनाम कर रहे हैं लोग। कल को जो है कि डीएम के नाम से फ़ोन करेंगे, कप्तान के नाम से फ़ोन करेंगे। तो अगर मैं जा रही हूँ तो हमारे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको कुसुम राज जी मतलब कि जान माल का खतरा भी है? जी बिल्कुल है, हमें भी है, हमारे बच्चों की भी है। 4 लोग अभी आकर के 4 दिन की बात है, आकर के 11 बजे रात को धमकी दे करके गए हमारे पापा के सामने कि अरे तुम्हारी बेटी को पाख जाम गई, वो बहुत फड़फड़ा रही है और उसको समझा दो। जो हम जस्ट बाहर निकल रहे कि पापा कौन है, चारों को लोग चले गए। तो बताइए सर, हम लोग देख रहे हैं, हमारा घर देख रहे हैं जी। किस तरह हम लोग एक छप्पर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मायके में बेटा कर रहे हैं। जी कर रही हूँ और आए दिन हमको धमकियाँ मिल रही है। कभी भी हमारे बेटे का और हमारा जो है कि मर्डर हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? तो ये आप सुन रहे हैं कुसुम राज जी को। और बता दें कि इनको, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको जो है जान माल का खतरा भी है। और वहीं पर दर्शकों थोड़ा सा हम ये कुसुम राज जी से जानना चाहेंगे। कुसुम राज जी ये बताइए आप कि आमतौर पर आप देख रहे हैं कि इन दिनों समाज में क्या व्याप्त है, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी भी तरह कोई जांच पड़ताल किए बगैर महिलाएं ऐसा कृत्य कर रही हैं जिस तरह आप आज भोग रही हैं। तो उन महिलाओं को, उन युवतियों को, उन बहनों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को कि कोई भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। और जिनके साथ अगर मला कोई भी जाना भी चाहती हैं तो पहला उसका घरिवार, उसका परिवार और उसको अच्छी तरह से समझ ले कि ये शख्स कैसा है कैसा नहीं है, तब जा कर के कोई कदम उठाएं। नहीं तो हो सकता है कि क्या पता कि आप लोग भी हमारे तरह ही शिकार हो जाएंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। और बच्चे को लेकर क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं? जैसा कि आपने बताया कि बिन ब्याही माँ, तो बच्चे को लेकर जो है आमतौर पर समाज में क्या दिक्कतें आ रही हैं? बच्चे के लेकर सर तो बहुत से ताना सुनते सुनते जब से मैं अपने बेटा का जन्म दी हूँ तब से ताना सुनते सुनते ये कलेजा इतना कठोर हो चुका है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हमको ताना मिलता है। आज भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करते हैं। मैंने भी कमेंट देखी हूँ। लोग कहते हैं कि अरे ये यादव के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, ये पैसा ऐंठने के लिए। अच्छा चलिए, जो कहते हैं कि झूठा आरोप लगा रही हैं, तो कभी डीएनए करवाना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं तो उन्हीं लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग कमेंट किए हैं कि राजेश यादव को झूठा फंसा रही है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि भैया हो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ही लोग राजेश यादव को लेकर के चलिए न्यायालय और डीएनए टेस्ट कराइए। आखिर में ये सच्चाई क्या है, ये बेटा किसका है। तो खुद ही अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुद ही सच साबित हो जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। अगर हम गलत हैं तो हम तो कह रहे हैं कि हम गलत हैं, तो हमको जो भी सजा मिलेगी हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर वो गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए। ये एक पीड़िता की पुकार है और आज पीड़िता के ऊपर क्या बीत रही है आपने खुद उनके मुखार बिंदुओं के द्वारा सुना। और ऐसे ऐसे लोग समाज में पड़े हैं कि शोषण करने के बाद और जब उनका मन भर जाता है तो इस तरह से रास्ते में भटकने के लिए छोड़ देते हैं और उनके सर से अपना हाथ हटा ले लेते हैं। तो क्या सिर्फ मुंह मारने के लिए आप ऐसा करते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? और बता दें कि समाज में निरंतर आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते रहते, उसके बावजूद लोग सुधरते नहीं हैं, ऐसे कृत्य से बाज नहीं आते। अच्छा हम बता दें कि इनका ये बच्चा है जिसकी उम्र महज 13 साल है। उस बच्चे से उसकी पीड़ा जानते हैं आप लोग, उसके साथ साझा करते हैं कि इस वक्त वो बच्चा कैसा दंश झेल रहा है। क्या नाम हुआ बेटा? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। जैसा कि बेटा मम्मी ने बताया कि हम हरिजन हैं, तो आप यादव? जी, क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं राजेश यादव, इसलिए। आपने कभी पिताजी का चेहरा देखा है बेटा? जी नहीं। तो क्या लगता है कि जैसा कि पिताजी नहीं है उसके बावजूद लोग बाग आपको क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं? जी सब बोलते हैं कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों रहते हो, तुम्हारा पिताजी कौन है, तुम्हारी तो माँ हमेशा इधर ही रहती हैं, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, यही सब पूछते हैं। तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आपके स्कूल के बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं? जी।
क्या कहते हैं? जी पूछते हैं, मजाक करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा पिताजी कौन है, तुम अपने घर क्यों नहीं, तुम्हारे पिताजी यहाँ तुम्हारे नानी के घर क्यों नहीं आते हैं, तो हम कुछ बोलते ही नहीं हैं। और कहते हैं कि तुम्हारे तर त्योहार पे खिलौना क्यों नहीं लाते, कपड़ा क्यों नहीं बेचते हैं। तो बेटा क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो देखिए जो जनता है वो भगवान होती है, तुमसे क्या आप अनुरोध करेंगे, क्या विनती करना चाह रहे हैं? जी मैं यही विनती करता हूँ कि मेरा हक दिलवा दे और मेरी माँ का हक दिलवा दे बस, और हक देने के बाद मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए कभी सिचुएशन बन जाए तो आप रहेंगे पापा के साथ? जी नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें और हमारी माँ को हमेशा धमकी देते थे कि तुम जहाँ मिलोगे, तुम्हारी जहाँ माँ मिलेगी वहाँ मैं तुम्हें मरवा दूंगा, उठवा लूँगा, तुम स्कूल जाओगे तो घर बा के उठवा लूँगा, धमकी देते तो कहीं ना थे। कहीं आपको डर रहता है इस बात का? जी तो जो शासन प्रशासन से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे बेटा आप? जी शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहूँगा कि सर यही कि मुझे न्याय दे दें और मेरी माँ को न्याय दिलवा दें। अब बच्चे से हम ज़्यादा तो बातचीत नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने सुना, ये थी बिन ब्याही माँ की पूरी कहानी। दोस्तों मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, हालांकि इस बात में ही काफ़ी करुणा छुपी हुई है, काफ़ी दया छुपी हुई है। अगर आप लोग इसको ध्यान से और दिल से लेंगे तो आज उस पीड़िता ने क्या किया था, और बता दें कि आज वह पीड़िता समाज में कैसे जी रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, शासन प्रशासन की चौखट पर जाती है, लेकिन उसको वहाँ से दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसी कवरेज करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि जो भी माताएं बहनें, जो भी नवयुवती या फिर जो नवयुवक भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसे कृत्य ना करें जिसको करने के बाद आप लोगों की समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ना रहे, लोग आपको हीन भावना से देखें, समाज में आपका प्रतिकार हो। तो ऐसा कृत्य ना करें, ना दोहराएं। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।